इंसानी दिमाग ना खतरों को भांपने में बहुत तेज होता है, जब तक कि वो खतरा बिल्कुल उस चीज का रूप न ले ले जिसकी हमें सबसे ज्यादा चाहत होती है। सही कहा। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, जो अपनी पेशेवर जिंदगी में एकदम टॉप पर हैं, वो आसानी से किसी धोखे का शिकार नहीं हो सकते। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी गलतफहमी को तोड़ने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो धोखेबाज नारी नाम की कहानी के कॉन्सेप्ट नोट्स हैं। और ये कोई साधारण थ्रिलर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दिल टूटने की कहानी भी नहीं है। मतलब ये एक बेहतरीन केस स्टडी है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे सबसे समझदार लोग भी सबसे भयानक धोखे का शिकार बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि इस कहानी में मनोविज्ञान की जो परतें हैं ना, वो बहुत गहरी हैं। व्हाइट कॉलर धोखे की रणनीतियों को और मानवीय कमजोरियों के उस अंधेरे कोने को डिकोड करेंगे जहां जहां हमारा तर्क काम करना बंद कर देता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यहीं से सबसे दिलचस्प कहानियों का जन्म होता है। मतलब जब हम किसी थ्रिलर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद हथियार या कोई जासूस। हाँ, या कोई हिंसक घटना। लेकिन सबसे गहरे और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाले थ्रिलर वो होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घटते हैं। बाप रे, ये तो डरावना है ना? ये कहानी विश्वासघात के आर्किटेक्चर यानी उसकी वास्तुकला पर आधारित है। एक ऐसा विश्वासघात जो रातों रात नहीं होता। मतलब ये पूरी प्लानिंग के साथ होता है। बिल्कुल। इसे एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया जाता है। और कहानी का जो मुख्य नायक है धर्मेंद्र सागर, वो इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक उदाहरण है। अच्छा, तो अगर हम धर्मेंद्र के किरदार को बारीकी से देखें तो वो उस क्लासिक सेल्फ मेड इंसान का प्रतीक है। स्रोत सामग्री के अनुसार वो एक बेहद मेहनती, समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा एक बिजनेस खड़ा किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वो उन लोगों में से है जिनका मानना है कि अगर नींव मजबूत हो और इंसान मेहनत करे तो कोई भी इमारत खड़ी की जा सकती है। लेकिन यहीं एक बहुत अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। वही तो मैं भी यही सोच रहा था। एक इंसान जो बाजार की चालों को इतनी अच्छी तरह समझता है, जो भारी कंपटीशन के बीच अपना रास्ता बना लेता है, वो अपनी निजी जिंदगी में इतना असुरक्षित या इतना अंधा कैसे हो सकता है? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़ के देखें ना, तो इस विरोधाभास को मनोविज्ञान में जस्ट वर्ल्ड फैलेसी के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ये जस्ट वर्ल्ड फैलेसी क्या है? ये एक तरह का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है। मतलब इंसान ये मानकर चलता है कि दुनिया पूरी तरह से न्याय संगत है, कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ओहो, मतलब कर भला तो हो भला वाला फंडा। बिल्कुल। धर्मेंद्र जैसे लोग जो शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं, उनका पूरा जीवन एक इनपुट और आउटपुट के लॉजिक पर चलता है। अच्छा। उनका दिमाग ये सेट कर लेता है कि जिस तरह बिजनेस में ईमानदारी और कड़ी मेहनत से मुनाफा मिलता है, उसी तरह अगर वो रिश्तों में सच्चे रहेंगे तो सामने वाला भी वैसे ही होगा। मतलब वो हर चीज को एक ही चश्मे से देखने लगते हैं। हाँ, पेशेवर जिंदगी की जो सफलता है वो अक्सर एक हेलो इफेक्ट पैदा कर देती है। हेलो इफेक्ट? हाँ, जहां इंसान को लगने लगता है कि उसकी एक क्षेत्र की समझदारी उसे जिंदगी के हर खतरे से बचा लेगी। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इसे अगर मैं आज की तकनीक के संदर्भ में देखूं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप शीशे का एक खूबसूरत घर बना रहे हो और आपको अंदाजा ही ना हो कि बाहर कोई पत्थर लेके खड़ा है। बहुत सही कहा आपने। या जैसे किसी ने अपने नेटवर्क को हैकर्स से बचाने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन फायरवॉल लगा रखा हो। बाहर से कोई भी उस सिस्टम को नहीं भेज सकता, लेकिन फिर कोई एक ऐसा ईमेल आता है जो बिल्कुल असली लगता है और भरोसेमंद भी। हाँ, शायद एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट जिसकी सिस्टम को बहुत जरूरत थी, और फिर सिस्टम उसे खुद अंदर आने की इजाजत दे देता है। और वो असल में क्या निकलता है? एक ट्रोजन हॉर्स। बिल्कुल, जो अंदर से पूरी सुरक्षा को खत्म कर देता है। यहाँ उस फायरवॉल को किसी ने तोड़ा नहीं है, उसे चकमा देकर दरवाजा खुलवाया गया है। ये तुलना एकदम सटीक है। और इसी ट्रोजन हॉर्स का नाम इस कहानी में नायरा है। नायरा, जो हमारी धोखेबाज नारी है। हाँ, वो कोई आम विलन नहीं है जो सामने से आकर वार करती है। वो एक मनोवैज्ञानिक घुसपैठिया है। बाप रे, मनोवैज्ञानिक घुसपैठिया, ये शब्द कितना भारी है ना? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है
कि जब हम उसके काम करने के तरीके का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि उसका मकसद कभी प्यार पाना था ही नहीं। तो स्रोत के अनुसार उसका असली मकसद क्या था? पैसे, ताकत और किसी गहरे बदले की भावना। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, उसने शुरुआत इन चीजों की मांग से नहीं की। तो उसने शुरुआत कैसे की? उसने शुरुआत की मिररिंग और लव बॉम्बिंग जैसी तकनीकों से। अच्छा, यहां मैं थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। ये समझना आसान है कि लव बॉम्बिंग में सामने वाले को अचानक से बहुत सारा प्यार देकर उसे पूरी तरह से अभिभूत कर दिया जाता है। हाँ। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है वो ये है कि एक मिनट के लिए सोचिए, क्या एक चतुर बिजनेसमैन का जो अपना डिटेक्टर होता है वो ऐसी स्थिति में अलार्म नहीं बजाएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब अगर कोई अचानक से जिंदगी में आए और हर बात में हाँ मिलाने लगे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगने लगे, तो क्या ये खुद में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या धर्मेंद्र सिर्फ मनोविज्ञान का शिकार था, या फिर कहीं ना कहीं इंसान का अपना अहंकार और एक कन्फर्मेशन बायस उसे ये मानने से रोकता है कि उसे बेवकूफ बनाना जा रहा है? ये बहुत ही पैनी आपत्ति है। केवल मनोविज्ञान को दोष देना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। इंसान की अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतें और उसका अहंकार भी इसमें बराबर के हिस्सेदार होते हैं। कैसे? थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब कोई व्यक्ति सफलता के बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो उसकी पेशेवर जिंदगी लगातार संघर्षों और कड़े फैसलों से भरी होती है। हाँ, वहां तो हर दिन एक युद्ध जैसा होता है। बिल्कुल। ऐसे में वो अवचेतन रूप से अपनी निजी जिंदगी में शून्य घर्षण यानी जीरो फ्रिक्शन की तलाश करता है। जीरो फ्रिक्शन? अच्छा, एक ऐसी जगह जहां कोई बहस ना हो, जहां उसे खुद को साबित न करना पड़े। नायरा ने ठीक इसी शून्यता को पहचाना। बाप रे, मतलब उसने उसकी कमजोरी पकड़ ली। हाँ, उसने खुद को धर्मेंद्र के सामने एक सेफ स्पेस के रूप में पेश किया जो बिना किसी शर्त के उसका समर्थन करती थी। तो वो जो रेड फ्लैग्स थे, धर्मेंद्र ने उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया। इसे मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब धर्मेंद्र को नायरा के व्यवहार में कोई खामी दिखी भी होगी तो उसके दिमाग ने उस सच को स्वीकार करने के बजाय उसे सही ठहराने के बहाने गढ़ लिए होंगे। क्योंकि सच को स्वीकार करने का मतलब था उस सुकून को खो देना जिसकी उसे लत लग चुकी थी। एकदम सही। मतलब वो अपने ही दिमाग द्वारा रचे गए इको चैम्बर में कैद हो गया। हाँ, जहां उसे सिर्फ वही सच सुनाई दे रहा था जो वो सुनना चाहता था। और जब ये भ्रम टूटता है, जब नायरा का असली चेहरा और उसके असली इरादे सामने आते हैं, तो ये सिर्फ एक दिल टूटने की घटना नहीं रह जाती होगी। बिल्कुल नहीं, ये इंसान के अपने ही फैसले लेने की क्षमता पर एक बहुत बड़ा प्रहार होता है। वो पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, और वो उस संक कॉस्ट फैलेसी के बोझ तले दब जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि उसने अपना समय, अपनी भावना और भरोसे का कितना बड़ा निवेश एक झूठे इंसान पर कर दिया। यार, ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। जब किसी इंसान की बुनियादी वास्तविकता इस तरह चरमरा जाती है तो वो क्या करता है? जब प्यार और भरोसे का प्राथमिक स्रोत ही झूठ साबित हो जाए, तो इंसान का दिमाग किसी नए एंकर या सहारे की तलाश में बेचैन हो उठता है। एक ऐसा सहारा जो स्थिर हो। हाँ, वो खुद को जमीन से जोड़े रहने के लिए उन लोगों की तरफ भागता है जो हमेशा से उसके लिए स्थिर रहे हैं। जैसे कि धर्मेंद्र के मामले में उसका सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोहित मलिक। बिल्कुल, रोहित एक ऐसा इंसान है जो शुरुआत से उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन स्रोत के अनुसार कहानी यहाँ एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। और वो मोड़ बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि जब आप विश्वासघात के दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक पैरानोया यानी शक की बीमारी पनपने लगती है। आप हर रिश्ते को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। और धर्मेंद्र के शक को हवा तब मिलती है जब रोहित के इर्द गिर्द भी गहरे रहस्य पनपने लगते हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या? कि क्या रोहित उन रहस्यों का शिकार है या उन रहस्यों का हिस्सा है? बाप रे, अब सोचिए, अगर वो इंसान जो आपके बिस्तर के पास बैठकर आपसे प्यार का नाटक कर रहा था वो एक झूठ था, तो क्या यह संभव नहीं कि वो इंसान जो आपके बोर्ड रूम में आपके साथ बैठा है वो भी किसी बड़े झूठ का हिस्सा हो? ये थ्रिलर कहानियों का सबसे मारक पहलू होता है। जब आपका एंकर खुद उस आइसबर्ग से बंधा हो जो जहाज को डुबाने वाला है। रोहित का किरदार इस पूरी कहानी में ग्रे एरिया का प्रतिनिधित्व करता है।
हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि रोहित की असली भूमिका क्या है। क्या वो सत्ता और पैसे की इस पूरी शतरंज में वो भी एक मोहरा है, या शायद कोई चालबाज खिलाड़ी? बिल्कुल। जब पेशेवर महत्वाकांक्षाएं और निजी रिश्ते आपस में टकराते हैं ना, तो वफादारी की परिभाषा बहुत धुंधली हो जाती है। ये तो है। बिजनेस में एक अल्फा फाउंडर और उसके सेकंड इन कमांड के बीच की सत्ता का जो संतुलन होता है ना, वो अक्सर बहुत ही नाजुक होता है। और इसी नाजुक संतुलन के बीच जहां हर कोई एक मुखौटा पहने हुए नजर आ रहा है, एक और किरदार उभर कर आता है, काव्या। हाँ, काव्या। काव्या का किरदार मुझे इस पूरी घुटन भरी मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया में एक ताजी हवा के झोंके जैसा लगता है। वो इस कहानी में एक बहुत जरूरी बैलेंस लाती है। स्रोत बताता है कि वो एक सच्ची दोस्त है और बाद में धर्मेंद्र के लिए एक मजबूत स्तंभ बनती है। लेकिन मेरा एक सवाल है। बताइए। मनोवैज्ञानिक नजरिए से जब एक इंसान पहले ही इतना बड़ा धोखा खा चुका हो और अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित पर भी शक कर रहा हो, तो वो काव्या पर भरोसा कैसे कर पाता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब असली और नकली समर्थन के बीच फर्क कैसे किया जाता है ऐसी स्थिति में? मनोविज्ञान में इसे सिक्योर बेस की थ्योरी कहा जाता है। सिक्योर बेस? हाँ, आघात या ट्रॉमा से उबरने के लिए ना, इंसान को कम से कम एक ऐसे रिश्ते की जरूरत होती है जो सुसंगत हो, कंसिस्टेंट हो। अच्छा। नायरा का समर्थन कृत्रिम था। वो एक जरूरत को पूरा करने के लिए गढ़ा गया था। लेकिन काव्या का समर्थन समय की कसौटी पर परखा हुआ है। मतलब वो सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं करती? बिल्कुल नहीं। वो धर्मेंद्र की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, वो उसे आईना दिखाती है। वो सिर्फ तब साथ नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। हाँ, बल्कि वो तब एक ढाल बनती है जब धर्मेंद्र का पूरा साम्राज्य ढहरा होता है। काव्या इस बात का प्रतीक है कि हर इंसान मैनिपुलेटर नहीं होता, लेकिन भरोसा उसे ही दिया जाना चाहिए जो शब्दों से नहीं बल्कि अपने निरंतर कार्यों से उसे कमाए। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। शब्दों से नहीं, निरंतर कार्यों से। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का दायरा सिर्फ कुछ दोस्तों और एक धोखेबाज प्रेमिका तक सीमित नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। असली खेल तो अब शुरू होता है। हाँ। जैसे जैसे हम स्रोत सामग्री की गहराइयों में जाते हैं, हमें एक ऐसे किरदार का सामना होता है जो इस पूरी कहानी की विधा यानी जॉनर को ही बदल कर रख देता है। वो इस कहानी का डार्क कार्ड है, विक्रम राणा। विक्रम राणा। जब विक्रम राणा का जिक्र आता है तो ये कहानी एक भावनात्मक ड्रामे से निकलकर एक हाई स्टेक्स थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। विक्रम राणा का प्रवेश ये बताता है कि जो व्यक्तिगत धोखा धर्मेंद्र के साथ हुआ, उसके पीछे अक्सर व्यवस्थागत या व्यवस्थित ताकतें काम कर रही होती हैं। मतलब ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है। नहीं, वो सिर्फ एक अमीर और खतरनाक इंसान नहीं है। वो संसाधनों, सत्ता और एक बहुत बड़े प्रभाव का प्रतीक है। तो अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो नायरा को क्या चाहिए था? पैसा, ताकत और बदला। और विक्रम राणा के पास क्या है? असीमित पैसा और ताकत। तो क्या नायरा और विक्रम मिले हुए हैं? बाप रे, विक्रम राणा की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि शायद ये कोई व्यक्तिगत प्रॉक्सी वॉर है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक बिसात का मोहरा हो सकता है। ये सोचना कितना खौफनाक है। हाँ। कि आप अपने जिंदगी के हीरो होने का भ्रम पाले हुए हैं और असल में? हाँ, असल में आप दो बड़े खिलाड़ियों की आपसी दुश्मनी में सिर्फ कोलैटरल डैमेज है। ये बहुत ही डरावना सच है। क्या नायरा विक्रम राणा के लिए काम कर रही थी? क्या धर्मेंद्र के बिजनेस साम्राज्य को हथियाने का ये कोई नया तरीका था? कोई कॉर्पोरेट जासूसी? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि नायरा का अपना कोई अतीत हो जहां उसका बदला सीधे विक्रम राणा से जुड़ा हो। ओह, और धर्मेंद्र महज उस तक पहुंचने का एक जरिया भर था। ये सभी बहुत ही मजबूत थ्योरीज हैं जो स्रोत से निकल कर आती हैं। जब सत्ता के खेल में व्यक्तिगत भावनाओं को हथियार बनाया जाता है ना, तो तबाही का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है। विक्रम राणा जैसे मास्टरमाइंड सीधे अपने हाथ कंधे नहीं करते, वो नायरा जैसे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को फंड करते हैं। तो राणा के होने का मतलब है कि अब धर्मेंद्र की लड़ाई सिर्फ अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की नहीं रह गई है। नहीं, अब ये लड़ाई सर्वाइवल की है, खुद के अस्तित्व को बचाने की, एक ऐसे खतरनाक तंत्र से भिड़ने की जिसके तार बहुत गहराई तक फैले हुए हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पर धर्मेंद्र का जो सफर है वो सबसे ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है कि असली खेल सच्चाई पता चलने के बाद शुरू होता है। धोखे, बदले और सच की खोज का असली खेल
धर्मेंद्र यहाँ टूटकर बिखरने का विकल्प नहीं चुनता। नहीं, वो एक शिकार से खुद एक प्लेयर बनने की ओर कदम बढ़ाता है। उसे सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं हराना है, उसे इंसानी फितरत को लेकर अपनी पूरी समझ को फिर से लिखना है। उसे अपनी उस जस्ट वर्ल्ड फैलेसी को तोड़ना होगा और इस कठोर वास्तविकता को अपनाना होगा कि दुनिया हमेशा न्याय नहीं करती, यहाँ न्याय छीनना पड़ता है। क्या बात है। धर्मेंद्र का ये जो विकास है, ये मानवीय आत्मा की उस अदम्य क्षमता को दर्शाता है जो सबसे बड़े संकट के समय बाहर आती है। वो समझ जाता है कि नायरा ने जो किया वो उसका हथियार था, लेकिन अब धर्मेंद्र को अपनी उस सच्चाई को अपना हथियार बनाना होगा। उसे उन रहस्यों की चक्रव्यूह को भेदना होगा जो रोहित के राज, नायरा के छलावे और विक्रम राणा की ताकत से मिलकर बना है। मतलब ये कहानी हमें बताती है कि जब आप धोखे के सबसे निचले स्तर पर गिरते हैं तो वहां से ऊपर उठने के लिए आपको अपने पुराने और भोलेपन वाले स्वरूप को दफनाना ही पड़ता है, हमेशा के लिए। धर्मेंद्र अब वो इंसान नहीं रहा जो सिर्फ मेहनत पर भरोसा करता था। अब वो इंसान है जो हर चेहरे के पीछे छिपे मकसदों को पढ़ना सीख रहा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि धोखेबाज नारी सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक आईना है। हाँ, ये हमारे अपने आसपास बुने गए रिश्तों, महत्वाकांक्षाओं और विश्वास की एक गहरी पड़ताल है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा अपना दिमाग, हमारी अपनी जरूरतें हमें सबसे बड़ा धोखा दे सकती हैं। कैसे प्यार का इस्तेमाल एक खतरनाक ट्रोजन हॉर्स की तरह किया जा सकता है। बिल्कुल, और कैसे सत्ता के खेल में एक आम इंसान की जिंदगी रातों रात पलट सकती है। पर साथ ही ये हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा सहारा अक्सर उस जगह से मिलता है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती। जैसे कि काव्या का किरदार। हाँ, काव्या की तरह। और इसके साथ ही ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी देती है। कैसी चेतावनी? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो लोग हमारे सबसे करीब हैं, जो हमारी हर बात से सहमत हैं, वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन ये कहानी हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि अत्यधिक परफेक्शन अक्सर एक डिजाइन होता है, कोई इत्तेफाक नहीं। बाप रे, ये एक ऐसा विचार है जो सच में लंबे समय तक साथ रहने वाला है। बिल्कुल। मतलब जब जिंदगी में अचानक कोई ऐसा इंसान आए जो बिना किसी बहस के, बिना किसी असहमति के आपकी हर जरूरत को पूरा करने लगे, आपकी हर बात को सही ठहराने लगे, तो शायद वो वक्त जश्न मनाने का नहीं है। हाँ, बल्कि अपने फायरवॉल को चेक करने का होता है। असली दुनिया में लोग जटिल होते हैं, उनमें कमियां होती हैं और वो हमेशा आपसे सहमत नहीं होते। एकदम सही। अगर कोई सिर्फ एक आईना बनकर आपकी ही परछाई आपको दिखा रहा है, तो सवाल यह है कि उस आईने के पीछे असल में कौन छिपा है? क्या हम उन चेहरों को पहचानने की क्षमता रखते हैं जो हमारी ही इच्छाओं का मुखौटा पहनकर हमारे सामने खड़े हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस गहन चर्चा में शामिल होने और इस मनोवैज्ञानिक सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। इन विचारों को अपने साथ रखिए और अगली बार जब कोई चीज़ जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लगे तो एक कदम पीछे हटकर जरूर सोचिएगा।